क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है? यानी कि संसद नियम बना करके, कानून बना करके, क्या संसद नियम बना करके, कोई विधि बना करके आपके मूल अधिकारों को छीन सकती है, आपके मूल अधिकारों को कम कर सकती है या फिर नहीं? उस पर बात करते हैं। काफी मगजमारी हुई इसको लेकर के, तो थोड़ा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, बैकग्राउंड थोड़ा देखना पड़ेगा, और कुछ आर्टिकल्स जैसे हमें आर्टिकल 13(2) क्या कहता है, आर्टिकल 13 का 2 क्या कहता है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, या फिर राज्य ऐसी कोई विधि जो हमारे मूल अधिकारों को कम करती हो, जो हमारे मूल अधिकारों को छीनती हो, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। और एक हो जाता है आर्टिकल आर्टिकल 15 का एक, ये क्या कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कहाँ नहीं करेगा? दुकानों पर, और सड़कों पर, तालाबों पर, और भी जो सार्वजनिक जगह रहती है, मनोरंजन की जगह रहती है, जो भी मतलब सरकार के पैसों से चलता है, और जो कुछ होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट, इन सब जगहों पर जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं करा जाएगा। यानी कि इन सब के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये हमारा आर्टिकल 15 का 1 कहता है। और हमें इसी के साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं, हमारा आर्टिकल 31 क्या कहता है, ये है, कहता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 15 का 1 क्या कहता है, राज्य राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 13 का 2 क्या कहता है, राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनती हो। राज्य ऐसी विधि नहीं बनाएगा नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स को कम करती हो, ऐसी विधि नहीं बनाएगा। थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। तो आर्टिकल 13 का 2 क्या कहता है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकारों को कम करती हो, जो हमारे मूल अधिकारों को छीनती हो। वहीं आर्टिकल 15 का 1 क्या कहता है, राज्य जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई विभेद नहीं करेगा राज्य। वहीं आर्टिकल 31 क्या कहता है कि संपत्ति का अधिकार है, और संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, और मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक, तो आर्टिकल 12 से 35 तक हमारा मूल अधिकार हो जाता है, और आर्टिकल 31 में है कि संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। अब देखो, आर्टिकल 12 से 35 तक जो भी आ रहा है वो मूल अधिकार है, तो आर्टिकल 31 भी मूल अधिकारों में आ रहा है। तो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। हम यहाँ पर बात करते हैं, मामला हुआ क्या था कि थोड़ा हम हिस्ट्री में जाते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद होता है 1947 में, तो उस टाइम पर अंग्रेजों का संविधान था। अंग्रेज, ब्रिटिशर्स जो भी नियम कानून विधियां बना के रखे थे, उसी पर देश चल रहा था। तो हमारा संविधान तो बाद में बनता है, 1950 में हमारा संविधान बनता है, भारतीय संविधान। तो हमारा संविधान 1950 में बनता है, और फिर नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं, और वो देखते हैं कि देश में मतलब कि अंग्रेजों के टाइम पर क्या था कि जमींदारी व्यवस्था थी। जमीन जैसे आज आप लोग देखते होंगे कि ज़्यादातर जो पैसा 80, 90, 95% जो पैसा होता है, कुछ ही 2-4% लोगों के पास है, बड़े-बड़े लोगों के पास। बाकी जनता के पास कुछ 4, 5, 10% ऐसे ही, बाकी सभी जनता, करोड़ों की जनता में बटी हुई है। तो उस टाइम पर हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो जमींदारी व्यवस्था थी, यानी कि जब अंग्रेजों के टाइम पे जमींदारी व्यवस्था थी, तो अंग्रेज जब छोड़कर गए थे भारत को, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो 1950 में हमारा संविधान बनता है। 1950 में संविधान बनता है, तो उस टाइम पर नेहरू जी, पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनते हैं,
पीएम। तो उन्होंने देखा कि देश में कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, कुछ लोगों के पास ज़मीनें हैं ही नहीं। और ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं सिर्फ़ कुछ ही लोगों के पास है, बड़े-बड़े जो ज़मींदार थे उनके पास कई एकड़ में से ज़मीन होती थी, बाकी जनता के पास छोटी-मोटी ज़मीन होती थी या फिर नहीं होती थी। तो इस तरीके से सिस्टम था। यहाँ पर नेहरू जी ने कहा कि हमें सामाजिक कल्याण करना है, हमें सामाजिक कार्य करना है, हमें सामाजिक कल्याण करना है। जो किसान भाई हैं उनको भी थोड़ा जो समाज में पिछड़े पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़ा तबका है उसको थोड़ा सपोर्ट करके आरक्षण वगैरह दे करके उनकी उन्नति के लिए कुछ हमें करना है। जैसे हमें सामाजिक कार्य करना है, हमें हॉस्पिटल बनाना है, सड़कें बनानी हैं और भी ये सब हमें मतलब कि इस तरीके से सामाजिक कार्य करना है। तो ये नेहरू जी ने कहा हमें सामाजिक कार्य करना है। फिर क्या किया? इन्होंने कहा हमें ज़मीनें लेना पड़ेगा। जो ज़मींदार थे, बड़े-बड़े जो ज़मींदार थे उनके पास कई एकड़ ज़मीनें होती थी। तो नेहरू जी ने कहा कि हमें इनसे ज़मीनें छीननी पड़ेगी, इनसे हमें ज़मीन लेकर के बाकी जो गरीब जनता है, समाज में पिछड़ा वर्ग है उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। जैसे हॉस्पिटल बनाना, सड़क बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वो सब हमें काम-कार करना है। यानी कि गरीब जनता के लिए उनको थोड़ा सपोर्ट देकर के ऊपर लाना है। तो ये कहा नेहरू जी ने। तो फिर इन्होंने क्या किया? ज़मीनें छीनना शुरू किया। ज़मींदारों से ज़मीन छीनना शुरू किया, मतलब कि लेना शुरू किया सरकार ने। ज़मींदारों से, बड़े-बड़े जो ज़मींदार थे, उनसे ज़मीनें लेना शुरू किया। फिर ज़मींदार जितने भी थे, वो तो भाई विरोध करेंगे ही। तो ज़मींदार वर्ग नाराज़ हुआ और मामला पहुँचा सुप्रीम कोर्ट। फिर ज़मींदार पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेहरू जी यानी कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "ये किस आधार पर कर रहे हो? ये पूरी तरीके से गलत है, यानी कि असंवैधानिक है। संविधान के अनुसार तुम अभी ऐसा कुछ कर नहीं सकते हो।" तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कह दिया ये असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो तुम कर रहे हो, ज़मीनें लोगों की ले रहे हो, वो असंवैधानिक है, तुम ऐसा कर नहीं सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर सरकार को गलत ठहराया। और एक और घटना हम लोग बात करते हैं तो क्योंकि यहाँ पर जो ज़मींदार थे जो ज़मींदार थे, ज़मींदार यहाँ पर देखा उन्होंने कि जो हमारे संविधान का आर्टिकल 31 है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। तो ज़मींदार जाता है सुप्रीम कोर्ट में, ज़मींदार जो जिनकी भी सरकार ने ज़मीनें छीनी थी, वो लोग पहुँचे सुप्रीम कोर्ट। अब उन्होंने कहा, जज साहब, माय लॉर्ड, अभी आर्टिकल 31 है या फिर नहीं है? संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार है या फिर नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बिल्कुल है, क्या हुआ? क्यों क्यों नहीं है? तो ज़मींदारों ने कहा, तो ई ससुरी सरकार हमरा ज़मीनवा काहे छीनत बाटे? यहाँ पर देखो, अब आर्टिकल 31 हमारा मूल अधिकार है, ज़मींदारों ने कहा आर्टिकल 31 हमारा मूल अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है जो कि। तो और उसके साथ-साथ आर्टिकल 13 क्या कहता है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकार को कम करती, जो हमारे मूल अधिकार को छीनती हो। तो अब यहाँ पर जो सरकार लोगों की ज़मीनें ले रही थी, वो सीधे तौर पर इसके विरोध में था। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये असंवैधानिक है। और उसके साथ-साथ एक और घटना पर बात करते हैं हम लोग। ये हो जाता है हमारा भारत। तो यहाँ पर मद्रास में इसके पीछे मैं स्टोरी बताता हूँ थोड़ा आपको। मद्रास में हुआ कुछ ऐसा था, मद्रास में उस टाइम पर सिस्टम ऐसा था, नियम यह था कि मतलब मेडिकल कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो सीटें मतलब कि दी जाती थी लोगों को वो जाति के आधार पर आरक्षित होती थी। जैसे कोई ब्राह्मण से है तो ब्राह्मण वर्ग के लिए इतनी सीटें आरक्षित कर दिया, इतनी सीटें फिक्स कर दिया। समाज में कोई पिछड़ा वर्ग है, दलितों के लिए इतना सीटें फिक्स कर दिया। तो इस तरीके से सिस्टम था मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजों में। तो अब यहाँ पर होता क्या है मद्रास में, जाति के आधार पर
मेडिकल कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाति के आधार पर सीटें फिक्स थी, सीटें आरक्षित थी। सरकार ने कहा थोड़ा आरक्षण वगैरह देंगे, जो पिछड़े लोग हैं उनको थोड़ा सपोर्ट करेंगे हम, तभी तो हमें वोट वगैरह मिलेगा, चुनाव का भी तो मुद्दा हो जाता है। यहाँ पर सीटें फिक्स थी जाति के आधार पर। तो यहाँ पर एक महिला थी, थोड़ा मैं इसको मिटाता हूँ, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, कर सकती है या फिर नहीं। तो हमने क्या क्या देखा, आर्टिकल 13 का खंड 2 देखा, उसके साथ साथ में हमने आर्टिकल 31 देखा, जो कि कहता है संपत्ति का अधिकार है, और संपत्ति का अधिकार व्यक्ति को, नागरिक को संपत्ति का अधिकार है, जो कि मूल अधिकार है। उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि आर्टिकल 15 का एक कहता है राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और उसके बाद हमने थोड़ा हिस्ट्री में जाकर के देखा कि जमींदारी जो व्यवस्था थी, अंग्रेज गए तो सबके पास जमीनें ज्यादा थी, सरकार ने उनकी जमीनें छीने, लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये असंवैधानिक पूरी तरीके से गलत है। तो यहाँ पर जो सरकार कर रही थी वो पूरा पूरा, यानी कि आर्टिकल 31 और आर्टिकल 13 इसके विरोध में था। फिर अब इस पर बात करते हैं। हुआ कुछ ऐसा था मद्रास में, यहाँ पर देखो मद्रास में, ये तो मैंने बताया अभी आप लोगों को कि सिस्टम ऐसा कुछ था कि मेडिकल कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें जो होती थी जाति के आधार पर सीटें आरक्षित थी, आरक्षण मिल रहा था जाति के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में और इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाति के आधार पर आरक्षण मिल रहा था, यानी कि सीटें जो थी जाति के आधार पर फिक्स थी कि दलितों के लिए इतनी सीटें, ब्राह्मण के लिए इतनी सीटें, जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए इतनी सीटें फिक्स थी। यहाँ पर एक महिला थी, यहाँ पर मद्रास में एक महिला थी, उनका नाम था चंपकम दोराई राजन, एक महिला थी। तो इनको चाहिए था मेडिकल कॉलेज में सीट, ये ब्राह्मण वर्ग से थी, चंपकम दोराई राजन ब्राह्मण वर्ग से थी, और इन्हें मेडिकल कॉलेज में सीट चाहिए थी। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि सीटें मतलब कि जाति के आधार पर फिक्स थी, आरक्षित थी कि इतने इतनी सीटें, इस जाति को इतनी सीटें मिलेगी। तो सीटें भर चुकी थी, इनके नंबर भी काफी अच्छे खासे आए थे, लेकिन ये ब्राह्मण वर्ग से होने के कारण इनके जो सीटें थी, यानी कि ब्राह्मण जाति के लिए जो भी सीटें थी वो भर चुकी थी, इनकी सीटें भर चुकी थी, तो इनके नंबर काफी अच्छे खासे आए थे। बाकी जो अन्य पिछड़ा वर्ग था उन लोगों के नंबर कम आए थे, लेकिन फिर भी उनके लिए जो सीटें फिक्स थी वो उनकी सीटें, उनको सीटें वो मिल गई। तो इनके नंबर अच्छे होने के बावजूद भी इन्हें सीट नहीं मिल पाता है, क्यों? क्योंकि इनके जाति की जितनी भी सीटें फिक्स थी वो भर चुकी थी, तो इनके नंबर अच्छे होने के बावजूद भी इन्हें सीट नहीं मिल पाती है। बाकी जिनके इनके मतलब कि जो दूसरी जाति के पिछड़े वर्ग रहते हैं उनका नंबर कम होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन हो जाता है, उन्हें सीटें मिल जाती हैं। फिर ये गई मद्रास हाई कोर्ट पहुंची, और इन्होंने कहा कि साहब ये क्या हो रहा है, ये तो हमारा मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। सीधा सीधा इन्होंने कहा कि आर्टिकल 15 क्या कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, और यहाँ पर मेरे साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। तो मद्रास सरकार ने कहा, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा बात तो बिल्कुल सही है। फिर मद्रास हाई कोर्ट ने वहां पर मद्रास सरकार के विरोध में फैसला सुनाया, और चंपकम राय राजन को इनके पक्ष को सही बताया, ये जो कह रहे हैं सही है। तो मद्रास सरकार के जो जाति के आधार पर आरक्षण मिल रहा था इसको असंवैधानिक बताया, हाई कोर्ट ने, मद्रास की जो हाई कोर्ट थी उन्होंने असंवैधानिक बताया। अब मद्रास सरकार नाराज हुई, फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इन्होंने कहा, चंपकम राय राजन ने, मद्रास हाई कोर्ट ने इनकी बात को मान ली कि हाँ ये जो है आर्टिकल 15 का 1 के बिल्कुल खिलाफ है।
तो यहाँ पर मद्रास सरकार को असंवैधानिक घोषित बता दिया। तो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, बात तो मद्रास हाई कोर्ट ने जो कहा है वो एकदम सही है, यानी कि चंपकम दोराई राजन को सीट मिलनी चाहिए। क्योंकि अब नेहरू जी ने कहा तो हम सामाजिक कार्य करें कैसे, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामाजिक कार्य करने के लिए जो हमारे पास संविधान है, अब कोर्ट कैसे कोई भी फैसला सुनाती है, उसके पास जो विधि है, जो संविधान है, जो दस्तावेज है, उसे देख करके ही बताएगी ना कोर्ट। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी संविधान में ऐसा आरक्षण जैसा कुछ है नहीं, तो आरक्षण के आधार पर आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते हो, आरक्षण जाति के आधार पर कोई सीटें दे नहीं सकते हो किसी को, क्योंकि आरक्षण जैसा कुछ है नहीं संविधान में। तो अब क्या हुआ, एक तरफ इधर मामला फंस गया, आरक्षण नहीं मिल, एक तरफ मद्रास में आरक्षण नहीं मिल पा रहा था, लोगों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा था। क्यों आरक्षण दे रहे थे, तो जाति के आधार पर 15(1) कहता है जाति के आधार पर कोई भेदभाव राज्य नहीं करेगा, तो इसका उल्लंघन हो रहा था। और जब जमींदारों से जमीन छीनना शुरू किया सरकार ने, तो इसका उल्लंघन हो रहा था। आर्टिकल 31 कहता है संपत्ति का अधिकार है लोगों को, और वो मूल अधिकार है, और यहाँ पर इसका उल्लंघन हो रहा था। तो जमींदारों से जमीन भी सरकार नहीं ले पाती है। तो वरिष्ठ नेताओं ने, जो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के नेताओं ने नेहरू जी से कहा, नेहरू जी लगता है इस बार हम चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि अब ना तो हम आरक्षण दे पा रहे हैं पिछड़े लोगों को, और ना ही हम जमींदारों से जमीन लेकर के ना तो कुछ सामाजिक कार्य कर पा रहे हैं, इस बार हम चुनाव हार जाएंगे। तो नेहरू जी ने कहा अगर संविधान इसमें बाधा मानता है तो हम संविधान में कुछ संशोधन करेंगे, अगर संविधान हमें रोकेगा सामाजिक कार्य करने से, सामाजिक कल्याण करने से, तो हम संविधान में कुछ संशोधन कर सकते हैं। तो फिर नेहरू जी ने कहा बुलाओ सबको, चलो संविधान संशोधन करते हैं। तो यहाँ पर किया जाता है पहला संविधान संशोधन। जैसा पूरा मैंने उसके लिए आपको बैकग्राउंड बताया क्यों किया गया। एक तो चंपकम दोराई राजन हाई कोर्ट पहुंच जाती है, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आर्टिकल 15 के 1 के खिलाफ है, आरक्षण जो आप जाति के आधार पर दे रहे हो 15 के 1 के खिलाफ है, आर्टिकल 15 के खंड 1 के खिलाफ है। यहाँ पर जो लोग जमीन ले रहे हो वो आर्टिकल 31 के खिलाफ है। अब देखो, अब यहाँ पर पहला संविधान संशोधन किया जाता है 1951 में। अब यहाँ पर किया जाता है पहला संविधान संशोधन, कब किया जाता है? 1951 में पंडित नेहरू की सरकार में नेहरू जी ने पहला संविधान संशोधन किया, फर्स्ट संविधान संशोधन। इसको मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लिखूंगा, ऐसे सीए आगे से, एक बार मैंने बता दिया। तो 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया। पहले संविधान संशोधन में क्या 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 जोड़ा गया, उस पर बात करते हैं हम लोग। इसमें क्या क्या जोड़ा गया? इसमें जोड़ा गया, पहले तो 15 का 1 कहता था जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हो। तो अब चुनाव भी तो जीतना है, आरक्षण नहीं देंगे तो लोग चुनाव वोट कहाँ से देंगे? तो वो आरक्षण देना था, कहा कि चलो अब इसमें संशोधन करते हैं, और यहाँ पर जोड़ा गया आर्टिकल 15 का खंड 4 जोड़ा गया, खंड 3 तक पहले से 4 जोड़ा गया। ये क्या कहता है आर्टिकल 15 का 4 कि समाज में जो भी सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उन नागरिकों के लिए राज्य जो है कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है, उनकी उन्नति के लिए आरक्षण वगैरह राज्य दे सकती हैं, ताकि उन्हें भी थोड़ा ऊपर किया जाए। वो एक तरीके से आर्टिकल 15 का एक अपवाद था, ये इसका अपवाद था। तो इसमें कहा गया कि राज्य जो है अब समाज में जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं या फिर SC ST के लिए राज्य कुछ विशेष प्रावधान कर सकती हैं उनकी उन्नति के लिए। और क्या जोड़ा गया पहला संविधान संशोधन में? आर्टिकल 15 का 4 जोड़ा गया, और क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 31 का A जोड़ा गया और 31 का B जोड़ा गया। 31 का A क्या कहता है? आर्टिकल 31 यहाँ पर क्या था? संपत्ति का अधिकार था। तो आर्टिकल 31 में ये 31A में ये कहा गया, ये प्रावधान किया गया कि राज्य जो है, अब राज्य किसी भी व्यक्ति से जमीन, किसी भी जमींदार से या फिर किसी व्यक्ति से राज्य जमीन उनकी छीन लेगी सरकार,
तो वो कोर्ट में जाकर के उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो ये कहा गया आर्टिकल 31A में। और बी में क्या कहा गया? बी में इसके साथ-साथ पहले संविधान संशोधन में नवीं अनुसूची भी जोड़ा गया। उसके पहले 8 ही अनुसूची थी, तो यहाँ पर नवीं अनुसूची जोड़ी जाती है, नवीं अनुसूची। और आर्टिकल 31B में ये कहा गया कि कोई भी कानून अगर राज्य सरकार नवीं अनुसूची में डाल देती है, नवीं अनुसूची में अगर रख देती है, तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन कोर्ट नहीं करेगी, न्यायालय उसका न्यायिक समीक्षा नहीं करेगी। यानी कि अगर कोई भी कानून, कोई भी एक्ट बना करके सरकार ने नवीं अनुसूची में डाल दिया, तो अब न्यायालय क्या करेंगे? न्यायालय अब उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, न्यायालय उसमें ताक-झाँक नहीं करेगी कि उसमें क्या है, क्या नहीं है। न्यायालय उसको छू नहीं सकती है, ये कहा गया आर्टिकल 31 के बी में। तो आर्टिकल 31 का बी इसके साथ जुड़ा था। 31 का बी में कहा गया नवीं अनुसूची में कोई न्यायालय ताक-झाँक नहीं करेगी। आर्टिकल 31A में कहा गया सरकार जमीन ले लेती है, कोई भी जो है कोर्ट में जाकर के उसे चुनौती नहीं दे सकता है। तो ये जस्ट इसके लिए लाया गया था कि आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार देता है, और सरकार जमीनें छीन नहीं पा रही थी लोगों के, क्योंकि सरकार को काम करना था, सामाजिक कार्य करना था। तो सरकार ने 31A जोड़ा, 31B जोड़ा कि कोर्ट उसको पलट ना दे, कोर्ट फिर से इसे असंवैधानिक ना बता दे, इसलिए नवीं अनुसूची भी जोड़ा। उसके साथ-साथ 31B भी जोड़ा कि अब नवीं अनुसूची में हम कोई भी कानून डाल देंगे तो कोर्ट उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। और 15 का 4 क्यों जोड़ा? क्योंकि आरक्षण देना था। 15 का 1 क्या कहता है? राज्य, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर राज्य किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो आरक्षण देना था, आरक्षण देंगे तो इसके खिलाफ था आरक्षण देना, जाति के आधार पर आरक्षण देना आर्टिकल 15 खंड 1 के खिलाफ था। तो आर्टिकल 15 का 4 जोड़ा गया कि आरक्षण दे सकते हैं, भेदभाव किया जा सकता है। SC/ST के लिए, समाज में जो पिछड़ा वर्ग है उसको, उसकी उन्नति के लिए कुछ विशेष प्रावधान सरकार कर सकती है। तो अब यहाँ पर ये सब जोड़ा गया। अब नई अनुसूची में जैसे एक बॉक्स होता है, यहाँ पर सरकार ने नवीं अनुसूची में क्या जोड़ा? भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम सरकार ने इसमें जोड़ा, और भी कई सारे इसमें प्रावधान थे, उसके साथ साथ ये भी इसमें जोड़ा। नवीन अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम, सरकार ने इस कानून को इसमें जोड़ दिया। तो सभी राज्य सरकारों ने क्या किया? भूमि सुधार अधिनियम को लागू किया, और सभी जमींदारों से जमीन लेना सरकार ने शुरू किया। सरकार ने जब फिर से जमीन लेना शुरू किया, तो अब क्या होता है? अब सरकार ने जब फिर से लोगों का जमीन छीनना शुरू किया, जमीन लेना शुरू किया, तो एक जमींदार थे शंकरी प्रसाद करके, एक जमींदार थे। उनका भी सरकार ने, सबकी जमीन लिया, उनका भी जमीन लिया, यानी कि सबका जमीन सरकार ने ले लिया था। तो इनके साथ साथ और भी कुछ लोग कोर्ट में पहुंचे थे, ये भी पहुंचे कोर्ट में, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। तो शंकरी प्रसाद ने कहा कि जज साहब, माय लॉर्ड, इसमें अभी आर्टिकल 13 का खंड 2 है या फिर नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ है। इन्होंने कहा कि तो ये ससुरी सरकार हमारा जमीनवा काहे छीनत बा? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या निर्णय दिया, क्या तर्क दिया, उस पर बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर ये केस आता है, ये शंकरी प्रसाद वर्सेस 1965 में ये केस आता है, शंकरी प्रसाद वर्सेस शंकरी प्रसाद। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। उन्नीस सौ 65 में शंकरी प्रसाद वर्सेस शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा वो हमें देखना पड़ेगा। ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, इनकी जमीन सरकार ने ले ली थी, तो इनसे रहा नहीं गया, फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और भी कुछ लोग गए थे। तो फिलहाल इसको यही कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ, ये इस केस को कहा जाता है। तो 1965 में जाता है मामला, पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इन्होंने कहा आर्टिकल 13 है या फिर नहीं है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 खंड 2, आर्टिकल 13 खंड 1 क्या है वो भी मैं अभी बता देता हूँ। आर्टिकल 13 खंड 2 क्या कहता है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो कि हमारे नागरिकों के मूल अधिकार को छीनती हो या फिर नागरिकों के मूल अधिकारों को कम करती हो। तो यहाँ पर ये तो सीधे ही नागरिकों के
मूल अधिकारों को कम करता था। ये इसके इसके विरोध में था, तो हालांकि कम भी करता था, क्योंकि अब इसका अपवाद था, तो इसको बना दिया, तो इसको छोड़ा भी, ये तो आरक्षण देने के लिए बनाया गया। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। आर्टिकल 13 का खंड 2 क्या कहता है? मूल अधिकार, यानी कि मूल अधिकार सरकार नहीं छीन सकती है, ऐसी कोई विधि सरकार नहीं बनाएगी जो मूल अधिकार को छीनती हो। और संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, क्योंकि 35 के अंदर आता था, 12 से 35 के बीच में आता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आर्टिकल 13 खंड 2 में क्या लिखा है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो नागरिकों के मूल अधिकार को छीनती हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो यहाँ पर विधि शब्द यूज हुआ है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाई, यहाँ पर जो विधि शब्द का यूज हुआ है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया था। क्या तर्क दिया था उसको हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ पर आर्टिकल 13 का सुप्रीम कोर्ट ने कैसे खंडन किया, 13 का खंड 2 का। यहाँ पर क्या क्या था आर्टिकल 13 खंड 2 में कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट को, मूल अधिकार को छीनती हो या फिर छीनती हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ पर जो विधि शब्द का यूज हुआ है, और विधियां कितने प्रकार की होती है? विधि भी 2 प्रकार की होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा विधि 2 प्रकार की होती है। एक वो होती है संसद की, एक संसद की सामान्य विधि होती है, संसद की सामान्य विधि होती है, सामान्य विधि। ये आर्टिकल 246 के अंदर इस पूरा प्रक्रिया है, प्रोसेस। और एक कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि एक होता है संसद की संवैधानिक विधि, संवैधानिक विधि या फिर संवैधानिक शक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर तर्क दिया कि आर्टिकल 13 के खंड 2 में जो विधि शब्द का यूज हुआ है, विधि में 2 प्रकार की होती है, एक होती है सामान्य विधि, एक होती है संवैधानिक विधि है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि आर्टिकल 13 खंड 2 में जो विधि शब्द का यूज हुआ है वो इसके लिए किया गया है, सामान्य विधि के लिए। अब इसके लिए इसका प्रोसेस आर्टिकल 368 के अंदर आ जाता है। और ये क्या होता है? आर्टिकल 368 में जो संवैधानिक विधि है और संविधान संशोधन विधि जो है, और सामान्य विधि क्या है, वो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर जो चल रहा है उस पर बात करते हैं। इसके लिए कुछ अलग से, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा जटिल होता है, इसे मतलब कि इसका जो प्रोसेस होता है ज़्यादा जटिल होता है, इससे थोड़ा सरल होता है। ये मतलब इसमें कुल उपस्थित का 2/3 लोगों की जरूरत होती है इसमें, इसलिए आसानी से पास किया जाता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क दिया कि जो आर्टिकल 13 खंड 2 में जो विधि शब्द का यूज हुआ है वो इसके लिए हुआ है, ना कि इसके लिए। यानी कि अब संसद जो है सामान्य विधि से कोई विधि बनाती है तो उसे आर्टिकल 13 का खंड 2 रोक लेगा, लेकिन अगर संसद संविधान संशोधन विधि से अगर कोई भी विधि बनाती है, किसी कानून का निर्माण करती है, तो उसे आर्टिकल 13 खंड 2 नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पर यह तर्क दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। प्रणाम भाई, प्रणाम। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क दिया था कि सामान्य विधि को आर्टिकल 13 खंड 2 रोक सकती है, इसको रोक सकती है, लेकिन इसको नहीं रोक सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि संसद जो है मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को छीन सकती है या फिर कम कर सकती है, छीन सकती है, कम कर सकती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तर्क क्या दिया था, और सामाजिक कार्य भी करना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क दिया कि सामान्य विधि के लिए है आर्टिकल 13 खंड 2, केवल जो सामान्य विधि से संसद ने जो सामान्य विधि का प्रोसेस से जो कानून बनाया है आर्टिकल 13 खंड 2 उसको रोक सकता है, लेकिन जो संविधान संशोधन विधि से अगर कोई कानून बनाया है संसद ने, उसे आर्टिकल 13 खंड 2 नहीं रोक पाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पहला संविधान संशोधन किया गया है, ये मामला कब पहुंचा था? पहले संविधान संशोधन के लिए पहुंचा था, जो कि 1951 में हुआ था।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहला संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 के अंतर्गत हुआ, इसके अनुसार हुआ है, तो ये संवैधानिक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों को छीन सकती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा। तो पहले केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अब आगे हम देखते हैं, आगे दूसरा केस आता है 1967 में। यहाँ पर ये जो मिस्टेक हुई है, यहाँ पर ये जो शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ ये केस है, ये 1951 में ही आया था, मेरे से मिस्टेक हुई, क्योंकि 1951 में ही पहला संविधान संशोधन किया था सरकार ने। यहाँ पर पहला संविधान संशोधन 1951 में ही किया था, फर्स्ट सीए 1951 में किया था। तो उसी के साथ साथ ये जोड़ा गया था, क्या क्या जोड़ा गया था उसके साथ साथ, आर्टिकल 15 का 4 जोड़ा गया, और आर्टिकल जिसके आरक्षण देने के लिए आर्टिकल 31 का ए और 31 का बी भी जोड़ा गया, 31 का ए 31 का बी जोड़ा गया, उसके साथ साथ 9वीं अनुसूची भी जोड़ा गया था। तो इसको कहा गया था, इसमें यह प्रावधान था कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून सरकार डाल देगी उस पर न्यायालय ताक-झाक नहीं करेगी। तो उसी को लेकर के ये कोर्ट पहुंचे थे 1951 में, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यस, कर सकती है। तो अगला मामला आता है, एक राजस्थान के एक जमींदार थे सज्जन सिंह करके एक जमींदार थे, ये राजस्थान के थे। तो राजस्थान के सज्जन सिंह करके एक जमींदार थे कि सरकार ने उनकी भी जमीन छीनी, राजस्थान सरकार ने, सभी राज्यों ने भूमि सुधार कानून को लागू किया था। तो सभी राज्य जो है सभी जमींदारों से जमीनें छीन रहे थे। तो राजस्थान सरकार ने भी ऐसा किया कि सज्जन सिंह एक जमींदार थे, बड़े जमींदार थे, उनकी भी जमीन सरकार ने ले ली। फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यहाँ पर अगला केस आता है सज्जन सिंह केस, हम लोग इसको कहते हैं, यह आता है 1965 में, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर। तो 1965 में यहाँ पर आता है सज्जन सिंह केस। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी कहा कि संसद फंडामेंटल राइट में मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती हैं। यस, यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने वही हवाला दिया कि आर्टिकल 13 खंड 2 में जो है वो समान विधि के लिए, यानी कि संसद जो है 368 में जो प्रावधान है उसके अनुसार संविधान संशोधन विधि से कोई कानून बना करके मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम वही चीज कहा। आगे बढ़ते हैं, और मैंने आपको यहाँ पर आर्टिकल 13 का 2 बताया, तो आर्टिकल का खंड 1 मैं बता देता हूँ, और इसमें कुछ सिद्धांत है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर अगले केस पर चलते हैं। ये मुझे फिलहाल पहले बता देना चाहिए, बट फिर बता ही देता हूँ। आर्टिकल 13 का खंड 1 क्या कहता है, वहां पर यहाँ पर इसकी जरूरत थी नहीं, इसके लिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ। आर्टिकल 13 खंड जो 1950 से पहले जो विधियां थी भारत में, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पर, ये क्यों होता है, इन दोनों में फर्क क्या है, ये उन विधियों के लिए है जो 1950 में भारत में जो विधियां थी, यानी कि जब हमारा भारतीय संविधान नहीं बना था उससे पहले जो कानून था भारत में उसके लिए है। यानी कि जो ब्रिटिशर्स, यानी कि जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो कानून थे भारत में उसके लिए है। तो ये क्या कहता है कि 1950 से पहले जो भी कानून, 1950 से पहले के जो कानून है भारत में जो अंग्रेजों ने बनाए थे, तो उसके बाद तो हमारा कानून बन गया था, लेकिन उसके पहले के जो कानून थे अगर वो हमारे मूल अधिकारों को छीनते हैं, अगर वो हमारे मूल अधिकारों को कम करते हैं,
तो ये क्या करेगा, आर्टिकल 13 का खंड 1 उसे ढक लेगा, उसे आच्छादित कर लेगा, यानी कि वो विधियां सुप्रीम कोर्ट उन विधियों को खत्म नहीं कर देगी, वो विधियां पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर देगा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उन्हें ढक देगा। वो विधियां रहेंगी लेकिन काम नहीं करेंगी, यानी कि शांत रहेंगी, सदन में सो जाएंगी वो विधियां। तो इस विधि को, इस प्रोसेस को कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत, इसे कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। अब इसको भी देख लो, आर्टिकल 13 का खंड 2 जो है, ये क्या कहता है, वर्तमान में अगर सरकार, वर्तमान की जो भी सरकार है, अभी फिलहाल तो बीजेपी है, वर्तमान में, अब आगे जो भी सरकार आएगी या फिर वर्तमान में जो भी सरकार है, अगर वो संविधान में कोई भी ऐसा संशोधन करते हैं जो कि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जो कि हमारे मूल अधिकार को हमसे छीनते हैं या फिर कम करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनका जो, अगर सपोज सरकार ने कोई अधिनियम बनाया, वर्तमान सरकार ने कोई अधिनियम बनाया, कोई एक्ट बनाया, और वो हमारे मूल अधिकारों को, उसमें कुछ लाइनें ऐसे हैं, सपोज ये वो दस्तावेज है, ये वो अधिनियम है, इसमें जो पहली लाइन है, सपोज ये जो इसमें दो चार जो लाइन है, इसमें कुछ ऐसे दो चार लाइनें हैं जो कि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, बाकी सब पूरा पूरा बाकी पूरा सही है। तो ये वो ये कोई अधिनियम बनाया सरकार ने, जो कि इसमें जो ब्लैक वाला है वो हमारे मूल अधिकारों को उल्लंघन नहीं करती, हमारे मूल अधिकार को हमसे नहीं छीनती हैं, लेकिन जो ग्रीन वाला है, इसमें कुछ ऐसे भी प्रावधान जोड़े हैं सरकार ने जो हमारे मूल अधिकार को कम करती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, इसको पूरे को असंवैधानिक नहीं बता देगी, इस पूरे को खत्म नहीं कर देगी, पूरे को खत्म नहीं करेगी, केवल ये जो जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, जो हमारे मूल अधिकार को हमसे छीनती है, केवल उन्हें सुप्रीम कोर्ट हटा देगी, और बाकी जो भी विधियां रहेंगी उन सभी को लागू कर देगी। तो सभी को सुप्रीम कोर्ट हटा नहीं देती है, केवल कुछ ही को हटा देती है, जो हमारे मूल अधिकारों को उल्लंघन करती है, केवल उन्हें खत्म कर देती है, इसे खत्म कर देंगे ग्रीन लाइन को। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं, ये जो आधा काट के हटा दिया और कुछ को लागू कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसे कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का करणीयता का सिद्धांत। तो ये, इसके साथ साथ मैंने ये भी बता दिया, फिलहाल उसका पर जरूरत था नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले केस पर आते हैं। अब पंजाब के एक जमींदार थे जिनका नाम था गोलकनाथ। गोलकनाथ पंजाब के एक जमींदार थे। तो जब पंजाब सरकार ने भी भूमि सुधार कानून को लागू किया, जमींदारों से जमीनें उनकी छीनना शुरू किया पंजाब सरकार ने, तो गोलकनाथ इनसे रहा नहीं गया और ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर केस आता है 1965 में, 1965 में, सॉरी 65 में नहीं, 67 में, इंदिरा गांधी की सरकार में। तो गोलकनाथ वर्सेस गोलकनाथ बनाम भारत संघ, यहाँ पर ये केस शुरू होता है। तो सरकार ने इनकी जमीन को छीना, तो ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पर भारत संघ वर्सेस गोलकनाथ एक मामला शुरू होता है 1967 में। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पर। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ऐसे ऐसे जो केसेस होते हैं, ऐसे केसेस का निवारण जो करती है वो संविधान पीठ द्वारा किया जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, संविधान पीठ में पांच या फिर पांच से पांच से अधिक जज रहते हैं, पांच से कम जज नहीं रहते हैं। यहाँ पर 11 जजों की बेंच बैठी थी, यहाँ पर इस मामले में 11 जजों की बेंच बैठी थी, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, 11 जज बैठे थे, और उसमें से 5-6 का निर्णय आता है, और 6 लोगों ने कहा कि संसद यहाँ पर कोई भी कानून बना करके मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। 5 लोगों ने कहा कर सकती हैं, तो जो ज़्यादा निर्णय आता है वही माना जाता है, और यहाँ पर हमेशा विषम संख्या ली जाती है ताकि मामला बराबरी पर ना आ जाए। यहाँ पर 6 लोगों ने कहा कि संसद जो है कोई भी कानून बना करके मूल अधिकारों का मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। तो ये कब कहा, सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ में कहा, गोलकनाथ केस में कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा कि संसद कानून बना करके मूल अधिकारों में संशोधन
नहीं कर सकती हैं। पहले पहले दोनों केस में क्या कहा, शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ केस में कहा कि कर सकती हैं, फिर सज्जन सिंह केस में भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने इसे थोड़ा अपने ईगो पर ले लिया कि अगर हम ऐसे बार बार करेंगे तो सरकार जो है अब इसको मतलब कि अपनी ताकत समझ लेगी कि हम कोई भी कानून बना करके मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। और यहाँ पर न्यायालय और सरकार के बीच, संसद के बीच युद्ध शुरू होता है, ईगो का युद्ध शुरू होता है। तो यहाँ पर न्यायालय ने इसको अपने ईगो पर ले लिया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, संशोधन नहीं कर सकती हैं। अब इसके विरोध में इंदिरा गांधी की सरकार क्या करती है, 24वां संविधान संशोधन करती है। अब इसके विरोध में इंदिरा गांधी की सरकार 24वां संविधान संशोधन करती है, CAA, 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब किया जाता है, 1971 में। क्या 24वां संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया आर्टिकल 13 का खंड 4 जोड़ा गया, उसके साथ साथ आर्टिकल 368 का 1, 368 का 2, 368 का 3, ये सब जोड़ा गया 24वें संविधान संशोधन में। जब जब न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया संसद को साफ साफ कि संसद कानून बना करके, कोई भी कानून बना करके या फिर कैसे भी मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, मूल अधिकारों को छीन नहीं सकती हैं, तो इंदिरा गांधी की सरकार ने इसको अपने ईगो पर ले लिया और इसके विरोध में, उसके रिएक्शन में इंदिरा गांधी की सरकार ने 1971 में 24वां संविधान संशोधन लाया। और उसमें क्या क्या उसमें शामिल किया, इसके 24वां संविधान संशोधन में आर्टिकल 13 का खंड 4 लाया, आर्टिकल 368 का खंड 1, खंड 2, खंड 3 लाया। और इसमें क्या कहा सरकार ने, संसद ने क्या कहा, आर्टिकल 13 खंड 4 में 13 के 2 में क्या कहा था कि 13 का 2 तो पहले से ही था, 13 के 2 में ये प्रावधान था कि संसद जो है, सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो नागरिकों के मूल अधिकार को छीनती है। यहाँ पर आर्टिकल 13 खंड 4 क्या कहता है कि सरकार अगर कोई भी विधि बनाती है, कोई भी विधि बनाती है, जमींदारों जमीन वगैरह छीनती है, तो इसके विरोध में कोई भी कोर्ट में यह कहकर नहीं जाएगा कि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। अगर सरकार ने डीपीएसपी के नाम पर राज्य के कल्याण के लिए कुछ अगर काम करती है, सरकार जमीन छीनती है जमींदारों की, यहाँ पर जमींदार कोर्ट में यह कहकर नहीं जाएंगे, कोर्ट में इस बात मतलब कि इस आधार पर चुनौती नहीं देंगे कि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो आर्टिकल 13 में यह कहा गया। और इसमें क्या कहा गया, आर्टिकल 368 के 1 में कहा गया कि संसद जो है, संसद कोई भी कानून बना करके मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है संसद जो है। संसद आर्टिकल 368 के खंड 1 के अनुसार संसद कोई भी कानून बना करके मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये कहा गया। और इसके विरोध में था ये भी, क्योंकि 13 का 2 कहता है नहीं कर सकती है, ऐसा कोई विधि राज्य नहीं बनाएगा, सरकार नहीं बनाएगी जो मूल अधिकार को छीनती हो। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है विधि बना करके। और 368 का 2 क्या कहता है कि राष्ट्रपति, ये तो अब भी है, राष्ट्रपति जो है, ये आप लोग पढ़ते हुए देखते होंगे, राष्ट्रपति अब जब भी राष्ट्रपति के पास कोई भी संविधान संशोधन विधेयक आएगा तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य होंगे। राष्ट्रपति पहले जैसा वीटो लगा देते थे, पॉकेट भी वीटो वगैरह वगैरह कुछ भी वीटो लगाते थे, उसको रोक कर रख लेते थे या फिर पुनर्विचार के लिए भेज देते थे। लेकिन अब कहा गया आर्टिकल 368 के 2 में यह कहा गया कि राष्ट्रपति, अब जब भी राष्ट्रपति के पास कोई भी संविधान संशोधन विधेयक आएगा तो वो उस पर साइन करने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते कि पुनर्विचार के लिए भेज दे उसको, उस पर वीटो लगा दे, कोई रिप्लाई ही ना करे, कोई रिएक्शन ही ना दे, राष्ट्रपति को वहां पर साइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा गया बाध्य है, राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा। तो ये कहा गया आर्टिकल 368 खंड 2 में। यहाँ पर 24वां संविधान संशोधन को अब चुनौती दी जाती है। एक बड़ा केस आता है, केशवानंद भारती केस, आप लोगों ने सुना होगा, तो उस पर बात करते हैं हम लोग। इसको चुनौती दिया जाता है, इसको चुनौती दिया गया, चैलेंज किया गया इसको।
केशवानंद भारती केस में, तो उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। केशवानंद भारती ये कौन थे? ये केरल के एक मठ के एक प्रमुख थे। केशवानंद केरल में एक मठ के प्रमुख थे, उनके पास ढेर सारी जमीन थे, कई एकड़ उनके पास बड़ी जमीन थी। तो सरकार ने अब भूमि सुधार अधिनियम कानून लाई थी सरकार ने, उसको नवीन उससे में डाल भी दिया था। सरकार जमींदारी उन्मूलन कर रही थी, जमींदारों से जमीन छीन करके सामाजिक कल्याण का काम कर रही थी। तो सभी राज्य ऐसा कर रहे थे, केरल में भी ऐसा हो रहा था। तो केशवानंद भारती के पास कई सारी मतलब कि बहुत सारी जमीनें थी, सरकार ने इनकी जमीन को छीन लिया और केशवानंद भारती पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पर जो 24वां संविधान संशोधन था उसको चुनौती दिया गया। ये कब की घटना है? 24 अप्रैल 1973, मतलब 1973 में पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ पर केस आता है केशवानंद भारती वर्सेस केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने देखो, पहला जो संविधान संशोधन था पहला जो मामला था, पहला जो शंकरी प्रसाद का केस था, शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, संसद जो है कोई भी कानून बना करके मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। उसके बाद फिर सज्जन सिंह केस में भी यही कहा, उसके क्यों कहा वो मैं तो बता चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ भी वही कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती हैं। उसके बाद आता है गोलकनाथ केस, वो गोलकनाथ बनाम भारत संघ, 1951 में आता है, ये 1965 में। यहाँ पर ये गोलकनाथ वाला 1967 में इंदिरा गांधी की सरकार में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, संसद कोई भी कानून बना करके मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। इन दोनों में कहा यस, हाँ ठीक है कर सकती है, लेकिन यहाँ पर कहा नहीं, क्योंकि न्यायालय के पास ये पावर होती है, कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो अपने निर्णय को पलट सकती है, अपने निर्णय को बदल सकती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, संसद कोई भी कानून में कोई भी संविधान कोई भी कानून बना करके मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, यहाँ पर नहीं कह दिया था। इसके विरोध में इंदिरा गांधी की सरकार ने 24वां संविधान संशोधन किया, जो कि हमने अभी बात किया। और फिर हमने बात किया यहाँ पर केशवानंद भारती केस। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही मतलब कि खतरनाक तर्क दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, बट क्या कहा वो हमें देखना पड़ेगा। मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती हैं, यस। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर तर्क दिया कि जो संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती हैं, या फिर संविधान के किसी भी भाग में भी संशोधन कर सकती है, क्योंकि 24वां संविधान संशोधन में ये कहा गया था, वो मैंने शायद बताया नहीं आपको, जो आर्टिकल 368 का एक था, इसमें ये कहा गया था कि संसद जो है कोई भी कानून बना करके संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। किसी भी भाग में मतलब मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है और संविधान के और किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बट क्या कहा, बट संसद संविधान के आधारभूत ढांचे के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकती है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है आधारभूत ढांचे के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकती है। तुमको मूल अधिकारों में संशोधन करना ही करो, किसी भी भाग में संशोधन करना ही करो, लेकिन आधारभूत ढांचे के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, उसको तुम छू भी नहीं सकते हो। तो आधारभूत ढांचा क्या है? आधारभूत ढांचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधारभूत ढांचा ये संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है, या फिर संविधान की नींव कह लो। जैसे घर बनता है, मकान बनता है हमारा, तो घर में खिड़कियां होते हैं, दरवाजे होते हैं, पंखे, लाइट, ऊपर की छत, आप उसको हटा सकते हो। आप खिड़की दरवाजे को चेंज कर सकते हो, खिड़की दरवाजे में संशोधन कर सकते हो, उसको बदल सकते हो, लेकिन क्या आप घर की नींव को हटा सकते हो?
अगर नींव ही खोद दोगे तो पूरा घर ही गिर जाएगा। तो इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधारभूत ढांचा संविधान का नींव है, संविधान का आत्मा है, उसके साथ कोई छेड़खानी तुम नहीं कर सकते हो। संसद को कहा, सरकार को कहा सुप्रीम कोर्ट ने, उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर केशवानंद भारती कह रहे हैं हमारी बात कोई कर ही नहीं रहा, ये केस काफी लंबा खिंचता है। तो 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया और कहा कि आधारभूत ढांचे में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। अब आधारभूत ढांचे में कौन कौन से प्रावधान आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऐसा कोई कुछ बताया नहीं, ऐसा कुछ मतलब लिस्ट बना करके नहीं दिया कि हाँ ये प्रावधान जो है, ये प्रावधान आधारभूत ढांचे में आएंगे, आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आएंगे, ऐसा कोई लिस्ट नहीं दिया। लेकिन भविष्य में अपने निर्णयों के अनुसार, मतलब कि भविष्य में अपना फैसला सुना करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मतलब कि बता दिया कि ये प्रावधान जो है आधारभूत ढांचे में आते हैं, और भी भविष्य में और भी कुछ फैसला सुना करके सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि हाँ ये भी आधारभूत ढांचे का अंग है। तो वो क्या क्या है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है और वही पूछा जाता है ज्यादातर। तो भारतीय केस में, केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच बैठी थी। ये अब तक की सबसे बड़ी बेंच है। ये संविधान पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, अब तक सबसे बड़ी बेंच 13 जजों की बैठी है। क्योंकि अगर आपको गोलकनाथ वाले मामले में कितना बैठी थी, गोलकनाथ मामले में 11 बैठी थी, 11 जजों की बेंच बैठी थी। तो अगर आपको कोई भी निर्णय पलटना है तो हमेशा उससे बड़ी बेंच रखी जाती है और हमेशा विषम संख्या ली जाती है। तो यहाँ पर उससे बड़ी थी और विषम संख्या ली जाती, विषम इसलिए कि बराबर मामला ना आ जाए इसलिए लिया जाता है। तो यहाँ पर आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया था, और आधारभूत ढांचे में क्या क्या भविष्य में बताया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको हम देख लेते हैं। आधारभूत ढांचा, इसमें क्या कहा जाता है? आधारभूत ढांचे में जैसे भारत की प्रभुता, भारत की संप्रभुता, सरकार के तीनों अंगों के बीच, सरकार के अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, और मूल अधिकारों और डीपीएसपी यानी कि फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन, संतुलन। और इसमें आ जाता है संघवाद, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, संघवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना, कल्याणकारी राज्य की। तो अपने भविष्य में सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य में अपने निर्णयों के अनुसार बताया कि ये सब जो है, ये सब प्रावधान आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी ये जो न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक समीक्षा, इसको लेकर के अभी फिर से एक केस आएगा। तो वहां पर इसको अब सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि न्यायिक समीक्षा आधारभूत ढांचे का अंग है, इसके लिए इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। तो फिलहाल हम उसको देखेंगे टाइम आने पर। 70 के दशक में एक कर्नाटक में एक बड़ी कंपनी रहती है, मिनर्वा मिल्स करके। तो मिनर्वा मिल्स एक कंपनी थी, कपड़े की कंपनी थी, शायद सूती कपड़ा वगैरह बनाती थी। तो होता कुछ ऐसा है कि 1970 के दशक में कंपनी की दशा थोड़ा खराब होती है, कंपनी की हालत थोड़ा मतलब कि खराब होती है, उसकी स्थिति मतलब खराब हो गई थी, मतलब कि चल नहीं रही थी ठीक से।
तो इंदिरा गांधी सरकार ने कहा कि अब सामाजिक न्याय कर ही रहे हैं और कुछ ही लोगों के पास बड़ी-बड़ी ज़मीनें हैं, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, तो सरकार ने कहा हम इसका राष्ट्रीयकरण करेंगे। तो कर्नाटक में मिनर्वा मिल्स करके एक कंपनी थी, मिनर्वा मिल्स। तो सरकार ने कहा हम इसका राष्ट्रीयकरण करेंगे और 1970 में इसकी स्थिति थोड़ी खराब होती है। सरकार ने कहा हम इसका राष्ट्रीयकरण करेंगे तो सरकार ने किया इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण किया 1974 में। राष्ट्रीयकरण। तो अब इसके जो भी मालिक थे, मिनर्वा मिल्स कंपनी के जो मालिक थे, अब उन्हें तो तकलीफ भाई होगी। फिर सरकार क्या करती है 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया। 42वां संविधान संशोधन, यानी कि उस टाइम पर देश में आपातकाल भी लगा हुआ था। तो आपातकाल के दौरान ही 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया इंदिरा गांधी सरकार ने। और इसमें क्या-क्या जोड़ा? इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन करके इसमें क्या-क्या जोड़ा? इसमें आर्टिकल 31 का ये जो 31 का सी जो था, 31 के सी को इसके दायरे को बढ़ा दिया। इसके दायरे को बढ़ा दिया और आर्टिकल 368 का 4 और 5 को जोड़ा। इसमें क्या कहा संसद ने, सरकार ने इसमें क्या कहा? इसमें कुछ ऐसा प्रावधान किया था आर्टिकल 31 का सी में कि संसद सरकार यानी कि सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार, अब सरकार डीपीएसपी के लिए जो कोई भी कानून बनाएगी, जो कोई भी एक्ट बनाएगी, जो कुछ भी प्रावधान करती है, तो उसके लिए अगर लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता भी, उससे लोगों के मूल अधिकार कम भी होते हैं, तो भी लोग कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकेंगे उसको। यानी कि सरकार ने सीधे से साफ-साफ कह दिया कि हम डीपीएसपी के लिए मूल अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। आर्टिकल 31 में सी में ये प्रावधान किया सरकार ने। और 368 के 4 और 5 में क्या कहा? 368 के 4 और 5 में ये प्रावधान कहा किया सरकार ने। सरकार ने 368 4 और 5 में ये कहा कि अब संसद संविधान के किसी भी भाग में और मूल अधिकारों में संसद जो कुछ भी संशोधन करेगी तो उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी, ये कहा। यानी कि इसमें ये प्रावधान किया गया। तो इसमें ये प्रावधान किया गया कि संसद जो कोई भी संशोधन करेगी संविधान में, उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी। अब आगे देखो, अब 1977 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार, मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार सत्ता में आती है। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि न तो जनरल में आता है और न ही एससी एसटी में आता है। एससी एसटी को तो आरक्षण मिल रहा है, ठीक है। इन्होंने कहा कि एससी एसटी को तो आरक्षण मिल रहा है, ठीक है, जनरल वालों को नहीं ठीक है, मिल रहा है, उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन समाज में एक बड़ा वर्ग है जो कि न तो जनरल में आता है और न ही एससी एसटी में आता है, लेकिन वो पिछड़ा है और उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो मोरारजी देसाई की सरकार ने ये देखा कि समाज में कुछ और भी लोग हैं जो कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, क्योंकि न तो जनरल में आते हैं और न ही एससी एसटी में, तो उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। तो यहाँ पर एक आयोग का गठन किया जाएगा, एक आयोग बनाया जाता है, इसके अध्यक्ष रहते हैं बीपी मंडल। बीपी मंडल अध्यक्ष रहते हैं, इसलिए इसको मंडल कमीशन भी कहा जाता है। मंडल कमीशन भी कहा जाता है। तो मंडल कमीशन का काम क्या था? मंडल कमीशन को भारत में ये देखना था, पूरे भारत का दौरा करके ये देखना था कि भारत में कितने परसेंट लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, जो कि एससी एसटी को छोड़ करके और जनरल को छोड़ करके,
यानी कि SC/ST को छोड़ करके और जनरल में मतलब कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे। तो मंडल कमीशन को ये काम सौंपा गया कि देखना है भारत में कितने लोग पिछड़े हुए हैं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है 1980 में 1980 में रिपोर्ट आती है और इन्होंने क्या कहा, चौंकाने वाला कुछ यहाँ पर सामने आता है। मंडल आयोग ने ये कहा मंडल आयोग ने कहा पूरे भारत में जितनी जनसंख्या है उसका लगभग 52% जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, यानी कि OBC अदर बैकवर्ड कास्ट। और यानी कि इन्होंने कहा लगभग कुछ 3700 कुछ जातियों की इन्होंने पहचान की और कहा कि इतनी जातियां जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हैं। उनकी सिफारिशें क्या थी? इनकी सिफारिश ये थी कि ये जो OBC है 52% जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, उसको सरकारी नौकरियों में 27% सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण मिलना चाहिए। ये सिफारिश था मंडल कमीशन का। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे कुछ ऐसा होता है 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने ये आयोग बनाया था। तो मंडल आयोग ने सिफारिश किया कि उनको 27% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन अब ऐसा कुछ होगा कि मतलब 1980 के दशक में 1980 के टाइम पर 1980 के साल में क्या होता है, मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है और फिर सत्ता में आती है इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। मिनर्वा मिल्स केस तो 1980 की बात है, 1980 की बात है मिनर्वा मिल्स केस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या निर्णय दिया था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि संसद जो है संसद आधारभूत ढांचे के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था। उसके बाद 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया और उसमें आर्टिकल 368 का 4 और 5 जोड़ा। उसमें कहा गया कि अब संसद जो कुछ भी संविधान में संशोधन करेगी उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो यानी कि उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका मतलब क्या, अब न्यायालय में बीच में छेड़खानी नहीं करेगा, न्यायालय बीच में ताक झाक नहीं करेगा कि संसद ने क्या संशोधन किया है क्या नहीं किया है। तो ये उसमें प्रावधान किया गया था। यानी कि अब न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायालय नहीं करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके विरोध में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 300 ये इस केस की बात है 1980 मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 368 का 4 और 5 को दोनों को रद्द कर दिया। कहा ये आधारभूत ढांचे के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि आधारभूत ढांचे केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि न्यायिक समीक्षा न्यायिक पुनरावलोकन आधारभूत ढांचे का अंग है। न्यायिक समीक्षा आधारभूत ढांचे का अंग है, तो इसे रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आगे बात करते हैं हम लोग। तो मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था आधारभूत ढांचे के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी और आधारभूत जो न्यायिक समीक्षा है वो आधारभूत ढांचे का अंग है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था। आगे देखिए हम। फिर 1977 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आती है। फिर उन्होंने देखा कि समाज में एक और वर्ग है SC/ST को छोड़कर जो कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, OBC अदर बैकवर्ड कास्ट। तो उन्होंने कहा इसे भी आरक्षण मिलना चाहिए। फिर वहां से उन्होंने एक आयोग बनाया जिसके अध्यक्ष थे BP मंडल। इसलिए इस आयोग को मंडल आयोग या फिर मंडल कमीशन भी कहा जाता है। उनका काम क्या था, ये देखना था कि भारत में कितनी जातियां जो है कितने % लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, ये पता करना, ये जांच करना था।
फिर मंडल आयोग ने पूरे भारत की भ्रमण की और 1980 में अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में ये बताया, ऐसा चौंकाने वाला कुछ रिपोर्ट बताया कि भारत के कुल जनसंख्या का 52% सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं। भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसका 52% लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। उसमें मंडल कमीशन ने कुछ 3700 के आसपास कुछ जातियां बताई थी, 3700 कुछ और जातियां बताई थी। इतनी जातियां जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हैं। इनकी सिफारिशें क्या थी मंडल कमीशन की? तो मंडल आयोग की सिफारिश ये थी कि ये जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है 52% लोग, इनको सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण मिलना चाहिए। फिर यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया था, तो हम लोग बात कर रहे थे। फिर 1980 में क्या होता है? 1980 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है। फिर 1980 से 90 तक इंदिरा गांधी और राजीव गांधी आते हैं और इन्होंने मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए, उस फाइल को हाथ भी नहीं लगा, उस फाइल को जैसे कि तैसे पड़े रहने दिया। उन्होंने उनको लगा कि अगर हम इसको आरक्षण देंगे, मतलब ये वर्ग को अगर आरक्षण देंगे तो जो दूसरा वर्ग है वो हमसे नाराज हो जाएगा, फिर वो हमें वोट नहीं देगा। फिर इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मंडल कमीशन के, मंडल आयोग के जो सिफारिशें थी उस फाइल को वैसे के वैसे पड़े रहने दिया। फिर 1990 में क्या होता है, वीपी सिंह बनते हैं पीएम और इन्होंने कहा कि मैं पूरे भारत में मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करूंगा। इन्होंने पूरा ऐलान कर दिया कि आज से, अब से ओबीसी को, यानी कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, अदर बैकवर्ड कास्ट को आरक्षण मिलेगा, 27% आरक्षण मिलेगा, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की जाएंगी। इन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, पूरे भारत में ऐसा विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। पूरे उत्तर भारत में पूरा हड़कंप मच गया एकदम, पूरे उत्तर भारत में, और पूरे मतलब कि ऐसा पूरा विरोध विरोध शुरू हो गया, विरोध शुरू हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ पर एक वकील थी करके, इंदिरा साहनी, इंदिरा साहनी वकील थी एक, इन्होंने मतलब इस केस को लड़ा था, ये वकील थी, इसलिए यहाँ पर एक केस आता है, उसे इंदिरा साहनी केस भी कहा जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट की वकील थी। फिर 1992 में 1992 में एक केस शुरू होता है, इंदिरा साहनी वाद, 1992 में एक केस आता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं वो ठीक है, ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक लिमिट भी लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं वो लागू होनी चाहिए, यानी कि ओबीसी को, अदर बैकवर्ड कास्ट को 27% आरक्षण मिलना चाहिए सरकारी नौकरियों में। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उसके साथ साथ 50% की लिमिट भी लगा दी, 50% की सीमा लगा दी कि आरक्षण कुल मिला करके 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि SC ST OBC को मिला करके 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। 50 से कम रहेगा चलेगा, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि मतलब कि जनरल वालों को भी सीटें मिलनी चाहिए, योग्यता के आधार पर भी सीटें मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम पूरे की पूरे 100% सीटें ही आरक्षित कर देंगे तो जो मतलब कि योग्यता घट जाएगी और काम उस तरीके से, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था उस तरीके से नहीं चल पाएगी। कहने का मतलब ये है, कुशलता जिसके मतलब योग्यता होगी, योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं मिल पाएगी, तो वो स्किल लेवल कम हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, मतलब कि नहीं मिलेगा, ताकि जनरल वालों को योग्यता के आधार पर भी नौकरियां लोगों को मिले। ये इंदिरा साहनी बाद में ये केस आता है और यहाँ पर निर्णय याद रहता है 50% बस उसकी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इधर 1992 में, सुप्रीम कोर्ट ने इधर 1992 में एक फैसला सुनाया और इधर तमिलनाडु में
इधर कहानी शुरू होती है। 1992 में इंदिरा साई निवाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। इधर तमिलनाडु में क्या होता है, 1993 में 1993 में तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, 69% आरक्षण दे दिया, 69% आरक्षण दे दिया। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या सीमा लगाई थी, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो तमिलनाडु सरकार ने 69% आरक्षण दे दिया। और आरक्षण दिया तो दिया, इसके साथ क्या किया, अब उनको भी पता था कि अगर हमने 69% आरक्षण दिया है, यानी कि हमने कोर्ट की जो सीमा थी 50%, उससे ज्यादा हमने दे दिया है। अब यहाँ पर चुनाव का मुद्दा आ जाता है, वोट पाने के लिए सरकारें कुछ भी करने लगती, तो उन्होंने 69% आरक्षण दिया और कोर्ट इसको असंवैधानिक न बता दे, इसलिए उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 31B का फायदा उठाया, जो कि यह कहता है कि नवीं अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। तो इसको तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, इसको 76वां संविधान संशोधन करके 76वां संविधान संशोधन करके 1994 में इसको नवी अनुसूची में इसको शामिल कर दिया, नवी अनुसूची में इसको शामिल कर दिया, क्योंकि उनको भी पता था नहीं शामिल करेंगे तो कोर्ट इसे असंवैधानिक बता करके इसको रद्द कर देगा। फिर यहाँ पर 69% आरक्षण दिया गया। फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में ये केस काफी लंबा खिंच जाता है। इस केस का नाम था IR कोएल्हो केस, IR कोएल्हो, इस केस का नाम था IR कोएल्हो केस। इसका फैसला आता है 2007 में। इसको IR कोएल्हो क्यों कहा जाता है, लोगों ने मतलब ऐसे याचिका दायर की थी, मतलब लोग ऐसा याचिका दायर करते हैं कि हाँ ये इस तरीके से हो रहा है, गलत हो रहा है, तो इसके मतलब कि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दे। वैसे करके मतलब काफी लोग जब उस पर एक ही मुद्दे पर काफी लोग जब मतलब कि अपील करते हैं, जिसने सबसे पहले अपील किया हुआ रहता है उसके नाम पर वो उस केस को जाना जाता है। तो यहाँ पर IR कोएल्हो करके व्यक्ति ने अपील किया था, तो इनके नाम पर ही इस केस को जाना जाता है, IR कोएल्हो केस कहा जाता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नवी अनुसूची की न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती थी, यानी कि नवी अनुसूची में जो भी शामिल विषय है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती थी, बट केशवानंद भारती केस से, यानी कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से 1973 के बाद नवी अनुसूची की न्यायिक समीक्षा की जाएगी, क्योंकि न्यायिक समीक्षा की जाएगी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्यायिक समीक्षा आधारभूत ढांचे का अंग है, और संसद आधारभूत ढांचे के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकती है। आधारभूत ढांचा, तो ये हो जाता है IR कोएल्हो केस।